तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ चुके थे कि उर्दू ज़बान के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। आपने देखा कि उर्दू ज़बान जो है वो कहाँ से आई, कैसे आई, उर्दू को उर्दू क्यों कहा जाता है, और मुख्तसर सा हमने उर्दू का तारुफ़ पढ़ा। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो एक लेक्चर में पूरी नहीं हो सकती, तो हम साथ साथ सबक पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी और साथ साथ हम समझाते रहेंगे। अब चूँकि हमारी पहली क्लासेज़ हैं तो इसमें हम पहले से अगर हमें पता चल जाए कि हमने किन चीज़ों पर फोकस करना है, क्या हमने पढ़ना है, किन चीज़ों के बारे में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, तो हम बहुत आसानी के साथ आगे बढ़ सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में देखा होगा, मैट्रिक में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बहुत सिलेक्टिव स्टडी की होगी, बहुत कम चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। पूरी बुक जो है तमाम शोरा के बारे में, तमाम नस्र निगारों के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा। तो हमें अगर पेपर पैटर्न पहले से मालूम हो, हमें पता हो कि हमारे इम्तिहान में क्या चीज़ें आने वाली हैं, तो हमारे लिए याद करना, हमारे लिए समझना और उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आगे जब हम सब असबाक में चलेंगे, नज़मों में, गज़लों में चलेंगे, तो आपको पता होगा कि भाई हमने क्या चीज़ पढ़नी है, और गज़ल को हम पढ़ रहे हैं तो कौन से सवाल के लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कितने नंबर का सवाल है और कैसे हमने उसका जवाब देना है। तो पेपर पैटर्न के हवाले से कुछ चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। आप ये नहीं समझिएगा कि भाई ये बात जो है वो अभी इसी लेक्चर में हो रही है तो ये बस यहीं तक रहेगी, ऐसा नहीं है। ये पेपर पैटर्न जो है ये हमारा हर सबक के साथ साथ चलता रहेगा। आज पहले दफ़ा हम इसको समझ लेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद जब हम इसके हवाले से, जैसे ये 6 सवाल आपके सामने लिखे हैं, हर 6 सवाल में से जो भी सवाल हम पढ़ रहे होंगे, जो भी सबक हम पढ़ रहे होंगे, तो हम दोबारा से पेपर पैटर्न का जिक्र करेंगे। तो मैं आपको इसका हवाला दूंगा कि हमने पहली क्लास के अंदर ये चीज़ें पढ़ी थी, तो इसको हम दोबारा से रिवाइज़ करेंगे और दोबारा से हम पढ़ेंगे। जिनको अभी समझने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही होगी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी होती, सबक नहीं पढ़ा होता, जिनको अभी नहीं पता, या जिन्होंने अभी तक किताब देखी भी नहीं है, सिर्फ नोट्स देखे हैं या असल टेक्स्ट बुक अभी तक नहीं देखी, तो उन्हें बहुत मुश्किल होगी इस पेपर पैटर्न को भी समझने में। लेकिन बहुत आसान रहेगा। तो मैं आपको पहले से ये बता रहा हूँ कि हम आगे भी ये सब पढ़ते रहेंगे। आज की क्लास में जितना समझ सकते हैं आप उसको समझ लीजिएगा, बाकी हम आगे चल के इसके बारे में बार बार हम पढ़ते रहेंगे। ये पेपर पैटर्न जो है ये आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और मैट्रिक तीनों क्लासों का पेपर जो है उसको मिलाकर बनाया गया है। उन तीनों क्लासेस में, तीनों सालों में आपने जो पेपर दिया था उसमें जो बुनियादी चीज़ें थी, जो मेन चीज़ें थी, वो इस पेपर के अंदर आपको दोबारा से करनी होंगी, आपको दोबारा से दिखाई जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर। तो जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर आपका 100 नंबर का पेपर था, मैट्रिक में आपका 75 नंबर का पेपर था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 100 नंबर का होता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका 100 नंबर का पूरा पर्चा आएगा। और कुल सवाल जो होते हैं वो आपके पास होते हैं 6 सवाल होते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 8 सवाल होते थे, 9 सवाल होते थे, और मैट्रिक के अंदर 10 सवाल होते थे आपके। उसमें से आपको जितने करने होते थे वो सब हिदायत वहाँ पे दी होती थी। यहाँ पर इस पेपर के अंदर, बी.कॉम के पेपर के अंदर आपको 6 सवाल दिए जाएंगे। उन 6 सवालों में से सारे सवाल आपको करने हैं। उन 6 सवालों के अंदर ही कहीं कहीं पे चॉइस होगी, लेकिन बाद ऐसे सवाल भी होते हैं जिनके अंदर कोई चॉइस नहीं है। जितने सवाल हैं सब के सब सवाल आपको करने हैं। कौन कौन से सवाल हैं अभी हम उनको देख लेते हैं। 100 नंबर का पूरा पेपर है, उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो भी हम देख लेंगे। और 6 सवाल हैं टोटल, 6 के 6 सवाल जो हैं वो आपने करने हैं। सबसे पहला सवाल जो आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा, इक्तबास की तशरीह। ये बी.कॉम के अंदर हमारे जो 6 सवाल हैं, 6 के 6 सारे सवाल ही बड़े हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा सवाल नहीं होता। तमाम सवाल जो हैं वो बड़े हैं और उनका बहुत ही आपने तफसीली जवाब उसका देना है। तो इक्तबास की तशरीह एक बहुत बड़ा सवाल है हमारा, जो कि हमारे पास 15 नंबर का सवाल होता है। अब हर सवाल, पहले हम सवाल सारे देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा सवाल आपने किस तरीके से करना है। उसके बाद दूसरा सवाल हमारे पास आ जाता है सबक के खुलासे का। इक्तबास की तशरीह आप मैट्रिक में भी कर चुके हैं, जुमलों की वजाहत के तौर पर भी, और फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ी, सेकेंड ईयर में भी आपने पढ़ी। खुलासा आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा, और आपने मैट्रिक के अंदर भी पढ़ा। सबक का खुलासा होगा। फिर उसके बाद गज़ल के अशार की तशरीह। आपकी किताब में बहुत सारे गज़लें शामिल हैं, उन गज़लों में अशार की तशरीह जो होगी वो सवाल नंबर 3 में होगी। यहाँ पर देखें मैंने सवाल 3 जो है वो 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कि 3 एक अलिफ है हमारे पास, यानी सवाल नंबर 3 के हमारे पास 2 हिस्से हैं। एक सवाल नंबर 3 अलिफ है और एक सवाल नंबर 3 बे है हमारे पास। जो सवाल नंबर 3 बे होगा ना, उसमें हमारे पास 2 हिस्से होते हैं, यानी करना हमने अलिफ भी करना है और बे भी करना है, लेकिन बे में हमारे पास 2 चॉइसेस आ जाती हैं। कभी कभी ये चॉइसेस आती हैं, पिछले साल भी आई थी, उससे पिछले साल भी आई थी, लेकिन 2017 में, 2016 में ये चॉइस नहीं आई थी, सिर्फ इन दोनों में से कोई एक चीज़ आई थी। यानी ये चीज़ें हमारे पास बंद की तशरीह या मरकज़ी ख्याल।
हमें या तो बंद की तशरीह करनी है या हमें नज़म का मरकज़ी ख्याल करना है, क्योंकि हमारी किताब, अगर आप किताब देखते हैं तो आपकी किताब 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा उसमें असबाक का है, दूसरा हिस्सा उसमें गज़लों का है और तीसरा और आखिरी हिस्सा उसमें नज़मों का है। तो ये असबाक यहाँ पर हो गए, यहाँ पर भी असबाक आ गए, यहाँ पर गज़लें आ गई और यहाँ पर नज़म का पोर्शन जो है वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद सवाल नंबर 4 में हम जाते हैं तो हमारे पास शायरी की खुसूसियात हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा, शायर की शायरी की खुसूसियात। फिर उसके बाद नसर निगारी की खुसूसियात, ये सवाल भी आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर दोनों सालों में पढ़ा होगा। फिर आखिरी सवाल हमारे पास जो यहाँ पर ऐड हुआ है, जो आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर नहीं पढ़ा, वो है मज़मून निगारी। यहाँ पर मज़मून का सबसे बड़ा सवाल होगा जो कि 20 नंबर का है हमारे पास। तो मज़मून जो है वो आपने यहाँ पर लाजमी करना होगा। ये सारे के सारे सवाल आपको लाजमी करने हैं। सिर्फ सवाल नंबर 3 बे के अंदर आपको चॉइस दी जाएगी, या तो आप बंद की तशरीह कर लें या आप मरकज़ी ख्याल कर लें। इसके अलावा आपको सारे सवाल जो हैं वो लाजमी करने हैं। मज़मून आपने लास्ट टाइम किया था मैट्रिक क्लास के अंदर, उसके बाद से आपने अभी तक मज़मून नहीं किया। अब जाके आपको मज़मून निगारी दोबारा से करनी पड़ेगी। अब इसमें मैं ये बता दूं कि चॉइसेस कैसे होती है। यहाँ इनके नंबर लिखे हुए सामने। इक़्तिबास की तशरीह 15 नंबर की आती है, खुलासा जो है वहाँ पर 10 नंबर का होता है, गज़ल के अशार की तशरीह 15 नंबर की, बंद की या मरकज़ी ख्याल, बंद की तशरीह या मरकज़ी ख्याल जो है वहाँ पर 10 नंबर का है, शायरी की खुसूसियात 15 नंबर, नसर निगारी की खुसूसियात 15 नंबर और मज़मून हमारे पास 20 नंबर। ये कुल मिला के हमारे पास 100 नंबर बन जाते हैं और 100 नंबर का पेपर हमने 3 घंटे में अटैम्प्ट करना होता है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं कि इक़्तिबास की तशरीह, 2 इक़्तिबास हमारे पास आते हैं जिनमें से हमें एक करना होता है। 2 इक़्तिबास होंगे जिनमें से कोई एक इक़्तिबास आपको करना होगा। उसमें आपको वही जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में करते थे, पहले सबक का हवाला देना पड़ेगा, फिर मुसन्निफ़ का हवाला देना पड़ेगा, फिर आपको उसकी तशरीह करनी पड़ेगी। थोड़ी सी यहाँ पर तब्दीली भी होगी, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। खुलासे में जब हम जाते हैं तो खुलासे में वहाँ पर 3 चॉइसेस होती हैं, यानी 3 ऑप्शन, 3 असबाक के नाम हमें दिए जाएंगे। उन 3 असबाक में से कोई एक खुलासा जो है वो हमने करना होगा। गज़ल के अशार में जब हम जाते हैं तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। हमारे पास 6 अशार दिए जाते हैं, 6 अलग अलग गज़लों में से 6 अशार दिए जाएंगे। उनमें से कोई से 3 अशार की तशरीह हमने करनी होगी। जो 3 अशार की तशरीह होगी वो हमारे 15 नंबर की होगी। बंद की तशरीह में हम आ जाते हैं तो बंद भी एक होता है, उसमें से एक ही करना होता है, कोई चॉइस नहीं है। मरकज़ी ख्याल जो है वो भी एक होता है और एक ही हमें करना होता है, कोई चॉइस नहीं है। यानी यहाँ पर चॉइस सिर्फ ये है, या तो आप बंद कर लें या आप मरकज़ी ख्याल कर लें। हमारे हिसाब से जो हमारे गेस्ट पीछे साल से चल रहे हैं, जो आपको नोट्स मिलेंगे, उस नोट्स के अंदर भी मरकज़ी ख्याल पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। लेकिन बंद की तशरीहात भी आपको मिलेंगी। बंद की तशरीहात पे ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि हो सकता है बहुत सारी नज़में हैं, उन बहुत सारी नज़मों में कौन सा बंद आएगा, उस बंद की तशरीह आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसको पहचान पाएंगे या नहीं पहचान पाएंगे, उससे ज़्यादा आसान होता है मरकज़ी ख्याल। तो 3-4 नज़मों के मरकज़ी ख्याल भी जब आप याद कर लेते हैं तो उन मरकज़ी ख्याल को अटैम्प्ट करना बहुत आसान हो जाता है। शायरी की खुसूसियात में आ जाते हैं तो 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, जिसमें से हमने एक को अटैम्प्ट करना होता है, एक लेना होता है। इसी तरीके से नसर निगारी में भी 3 ऑप्शन होते हैं और एक हमने करना होता है। मज़मून में बाज़ औक़ात 4 ऑप्शन होते हैं और बाज़ औक़ात 3 होते हैं, बाज़ औक़ात 5 भी हो जाते हैं। यानी जितने भी ऑप्शन होंगे आपके पास ऑप्शंस होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही मज़मून आ जाएगा या 2 मज़मून आ जाएंगे, उनमें से किसी एक पर आपको मज़मून लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। मज़मून होंगे यानी 4 ऑप्शन होंगे, कभी 3 ऑप्शन होंगे, कभी 4 होंगे, कभी 5 होंगे, उनमें से कोई एक आपको करना होगा। तो ये आपका मुख्तसर सा पेपर पैटर्न है। ये दिखने में मुख्तसर है लेकिन जब करते हैं, इसको सॉल्व करने बैठते हैं तो ये बहुत लेंदी हो जाता है। 3 घंटे से भी ज़्यादा टाइम जो है वो इस पर लग जाता है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अब इक़्तिबास की तशरीह आपको कम से कम इतनी लिखनी है कि आपको 15 नंबर मिल जाए। मज़मून आपने इतना लिखना है कि कम से कम भी 5 से 5 सफ़हात का ये मज़मून होना चाहिए, तब जाके आपको इसमें से 17, 18 या 15 नंबर जो है वो आपको मिल सकते हैं। तो ये पेपर पैटर्न है हमारे पास। इस पेपर पैटर्न को आपने समझ लेना है। समझने के बाद बहुत आसान है इसको कैरी करना, इसको लिखना, कि इसको आपने लिखना कैसे है। सब इक़्तिबास की तशरीह का मैं मिसाल दे देता हूँ सिर्फ कि इक़्तिबास की तशरीह हम करेंगे तो उसमें हमारे पास 4 हेडिंग्स होनी चाहिए, मेन हेडिंग्स। अभी तक आप जब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ते थे तो सबक का हवाला होता था, मुसन्निफ़ का हवाला होता था और तशरीह होती थी। जबकि यहाँ पर आपको सवाल दिया जाता है कि मंदरजा झेल इक़्तिबास की सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह करें। तो सियाक़ व सबाक़ क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सियाक़ व सबाक़ क्या होता है। इक़्तिबास की तशरीह करते वक्त जो 2 इक़्तिबास हमारे पास पेपर के अंदर मौजूद होंगे, उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये इक़्तिबास कौन से सबक में से आया है।
चंद एक असबाक हैं, बहुत आसान है, 2-3 सबक ही हैं, आपके नोट्स के अंदर भी मौजूद होंगे। 2-3 सबक ऐसे हैं कि जिसका इक्तबास जो है वो हर साल पेपर में लाजमी आता है, हर साल, पिछले 10 ईयर 15 साल या 10 साल पेपर आप निकाल के देख लें, उसमें 2-3 असबाक सिर्फ ऐसे हैं कि जिसका एक इक्तबास तो लाजमी पेपर के अंदर मौजूद होता है। तो ये आसान होगा आपको याद करना और बहुत आसान इक्तबास हैं। तो सबसे पहले आपको सबक का हवाला देना पड़ेगा कि ये इक्तबास जो है, ये नसर पारा जो है, ये पैराग्राफ जो है, ये किस सबक में से लिया गया है, उस सबक का हवाला देंगे आप। उस सबक के मुसन्निफ़ कौन है, उस सबक के मुसन्निफ़ का हवाला देते वक्त आप सिर्फ मुसन्निफ़ का नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर तो सिर्फ सबक का नाम लिखेंगे और साथ ये भी लिखेंगे कि वो सबक किस किताब में से लिया गया है, उसकी मेन किताब, बड़ी किताब कौन सी है। और मुसन्निफ़ का हवाला देते वक्त आप उसका मुख्तसर तारुफ़ भी लिखेंगे। आप मुसन्निफ़ के बारे में मुख्तसर उसके हालात ज़िंदगी भी आपको बताने होंगे, जो आप मैट्रिक में भी बताते रहे हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी बताते रहे हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ आ जाती है सियाक़ो सबाक या सबक का तारुफ़। आपको जो नसर पारा दिया जाएगा सबक के अंदर, पेपर के अंदर जो नसर पारा होगा वो सबक के दरमियान में से लिया जाएगा। कोई बात चल रही होगी, कोई कहानी चल रही होगी, शुरू से कोई बात चल रही होगी और दरमियान में एक पैराग्राफ ऐसा होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके पेपर के अंदर आपको दे दिया जाएगा और वो अटैम्प्ट आपको करना होगा, उसकी तशरीह आपको लिखनी होगी। सियाक़ो सबाक का मतलब होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी उसके आगे और पीछे क्या हो रहा है। वो जो पैराग्राफ सबक के दरमियान में से आपको दिया गया है, उससे पहले क्या बात हो रही थी, उसके बाद क्या बात होगी। तो इसका आसान से आप ये भी ले सकते हैं कि सबक का तारुफ़, कि उस सबक के अंदर किस बारे में बात हो रही है। और आसान इसको कर लें तो सबक का मुख्तसर सा खुलासा या सबक का मरकज़ी ख़्याल, कि इस सबक के अंदर क्या बातें हो रही हैं, पहले बात क्या हो रही थी, अब बात क्या हो रही है, और जहाँ से ये नसर पारा शुरू हो रहा है, जहाँ से आपके पेपर के अंदर जो इक्तबास दिया गया है वो जहाँ से शुरू हो रहा है, तो कौन बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था, क्या सिचुएशन चल रही थी, कैसे बात हो रही थी, उसको हम सियाक़ो सबाक बोलते हैं। तो वो मुख्तसर सा आपको यहाँ 4-5 लाइनों का सियाक़ो सबाक आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप उस नसर पारे की तशरीह करेंगे। नसर पारे की तशरीह करना बहुत आसान होता है। ये कोई इंग्लिश तो है नहीं कि इंग्लिश को उर्दू में आपने उसको ट्रांसलेट करना है। उर्दू है, उर्दू को ही आपने उर्दू में ही लिख देना है। उर्दू में जो बातें दी गई होंगी आपने उसके मुतबादिल अल्फाज, बचपन में हम पढ़ते थे मुतज़ाद या मुतरादिफ़ात, वाहिद जमा पढ़ते थे, वाहिद जमा, मुतरादिफ़ात, मुतज़ाद, वो जो हम पढ़ते थे। तो मुतरादिफ़ का मतलब होता है एक जैसे अल्फाज। तो यहाँ पर आपको जो इक्तबास में अल्फाज दिए गए होंगे उन्हीं के मुतरादिफ़ अल्फाज जो होंगे, या आसान अल्फाज में उसको यूँ समझ लें कि अपने अल्फाज में आपको जो इक्तबास दिया गया है उसको आप अपने अल्फाज में कैसे लिखते हैं, आपको क्या समझ में आता है, उसकी आपने तशरीह कर देनी है। उसको थोड़ा सा आपने फैला के लिख देना है, तो ये आपका पूरा का पूरा सवाल तैयार हो जाएगा, आपका सवाल बन जाएगा। ऐसे ही जब हम खुलासे में आएंगे तो खुलासे में भी आपने सबसे पहले सबक का हवाला देना होगा, फिर मुसन्निफ़ का हवाला देना होगा, फिर आपने आगे नीचे खुलासा लिखना है। अशार की तशरीह में आ जाए तो आपने पहले शायर का हवाला देना है और शायर का मुख्तसर तारुफ़ आपने बताना है, फिर आपने उसकी तशरीह करनी है। 5 नंबर की तशरीह है तो इसका मतलब है कम से कम तशरीह जो है, कम से कम भी तशरीह 12 लाइनों की होनी चाहिए, 10 से 12 लाइनों की तशरीह होनी चाहिए और 5 से 7 लाइनों का आपका तारुफ़ होना चाहिए। बंद की तशरीह में आएंगे तो 10 नंबर का सवाल है, तो बंद की तशरीह तकरीबन आपकी 18 से 20 लाइनों तक जानी चाहिए, 15 से ज़्यादा लाइनें होनी चाहिए। मरकज़ी ख़्याल जो है वो भी आपका कम से कम 1 सफ़े का तो होना चाहिए। शायर की खुसूसियात और नसर निगार की खुसूसियात, ये 15-15 नंबर के सवाल हैं और आपके बड़े सवाल होते हैं। इसमें अक्सर जो है वो सब पूछते हैं कि भाई इसमें हेडिंग्स कितनी होनी चाहिए, इसमें सफ़ात कितने होने चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कितने अशार लिखने हैं, क्या कुछ करना है। वो जब हम शायर की खुसूसियात या नसर निगार की खुसूसियात हम पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं आपको तफसील से वो बातें समझा दूंगा कि कितनी हेडिंग्स कम से कम करनी है या कितने अशार लिखने हैं, कितना लंबा उसको लेकर जाना है, ये सब हम बाद में पढ़ लेंगे। मज़मून के बारे में मैंने अभी भी आपको बताया कि हम जब मज़मून निगारी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको फिर ये बता दूंगा कि मज़मून कितनी किस्म के होते हैं, कौन सा मज़मून किस तरीके से लिखना है, कौन सा मज़मून हेडिंग के साथ लिखना है, कौन सा मज़मून पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, कौन सा मज़मून जो है वो एक ही पैराग्राफ में लिखना है, कौन सा मुकालमे की सूरत में लिखना है, कहानी की सूरत में लिखना है, क्या करना है, वो सब हम मज़मून निगारी के जब पढ़ रहे होंगे मज़मून निगारी उसमें हम समझ लेंगे। फ़िलहाल बस इतना समझ लें कि आप 20 नंबर का मज़मून है और 20 नंबर के मज़मून में आपने कम से कम 4 सफ़ात और ज़्यादा से ज़्यादा 6 सफ़ात जो है वो आपने लाजमी लिखने हैं। जो भी टॉपिक आएगा उस टॉपिक पर आपको इतनी मालूमात होनी चाहिए कि आप उस सबक के उस मौजू के हवाले से आप 4 सफ़ात लिख सकें। अब खुलासा ये है हमारे पास इस पूरे सेशन का या इस पूरे लेक्चर का हमारे पास खुलासा ये है कि हमारे पास ये 8 चीज़ें हैं। हमने बीकॉम के अंदर इन 8 चीज़ों का मुताला करना है, इन 8 चीज़ों पर हमने फोकस करना है।
जब हम अपनी किताब पढ़ेंगे या जो हमारे लेक्चर्स होंगे, उन लेक्चर्स में भी हम इन 8 चीज़ों पर फोकस करेंगे। जो भी लेक्चर दे रहा हूँगा मैं, जो भी सबक पढ़ा रहा हूँगा, जो भी नज़म, जो भी गज़ल पढ़ा रहा हूँगा, उसके ऊपर मैं इन 8 में से लिख दूँगा हेडिंग कि हम ये सबक जो पढ़ रहे हैं वो इस सवाल के लिए पढ़ रहे हैं, हम इस हेडिंग के लिए पढ़ रहे हैं। यानी अपनी किताब में से हमें इक़्तिबासात की तशरीह पढ़नी है। चंद एक असबाक हैं, उन असबाक के इक़्तिबास की तशरीह, चंद मखसूस इक़्तिबास हैं, वो भी मैं आपको निशानदेही करवा दूँगा कि कौन कौन से इक़्तिबास हैं जिनकी तशरीह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमने पढ़नी है। चंद एक असबाक हैं, बहुत सारे असबाक हैं, लेकिन उनमें से चंद एक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादा ख़ास हैं, तो उनका खुलासा हमने पढ़ना है। फिर हमने गज़ल, जितनी गज़लें हमें दी गई हैं उन गज़लों के अशार की तशरीह हमने पढ़नी है, ये भी आसान है। नज़म, जितनी नज़में दी गई हैं उनके बंद की तशरीह, नज़में बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बंद के तशरीह के लिए अलग नज़में हैं और मरकज़ी ख़्याल के लिए अलग नज़में हैं। तो हम जो भी नज़म पढ़ेंगे उसको मैं आपको बता दूंगा ये नज़म बंद की तशरीह के लिए हम पढ़ रहे हैं या मरकज़ी ख़्याल के लिए हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास चंद एक शायर हैं, नज़मों के शायर भी हो सकते हैं, गज़ल के शायर भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मुसन्निफ़ीन भी हैं जो एक ही वक्त में शायर भी होते हैं और मुसन्निफ़ भी होते हैं, तो उनकी खुसूसियात भी हमें पढ़नी है। वो भी 10 ईयर के हवाले से हम पढ़ लेंगे। 10 ईयर में जिन जिन का जिक्र है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 हैं 5 हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। इसी तरीके से नसर निगार की खुसूसियात भी हम पढ़ लेंगे, आपके नोट्स के अंदर भी मौजूद होंगी, 4-5 के हवाले से हम पढ़ेंगे। और सबसे आखिर में रह जाता है मज़मून। मज़मून जो है वो आपके नोट्स में मौजूद नहीं है। मज़मून जो हम पढ़ेंगे वो हम बिल्कुल क्रिएटिव तरीके से पढ़ेंगे। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे आज तक कि हमें 10 मज़मून लिखवा दिए, हमें 4 मज़मून लिखवा दिए, 3 लिखवा दिए, आप सर हमें 2 मज़मून बता दें कौन से आएंगे, हम बस 2 ही याद कर लेंगे। हमें 10 बता दें, जो 10 हम याद कर लेंगे और हम पढ़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस क्लास के अंदर हम इन चीज़ों में इस चीज़ को हम सीखेंगे कि मज़मून हम कैसे लिख सकते हैं। मज़मून की जो टेक्निक्स हैं, मज़मून लिखने का तरीका क्या होता है, वो टेक्निक्स मैं आपको समझाऊंगा और मैं चाहूँगा कि आप क्रिएटिव राइटर बने। और आपको पता नहीं आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कैसे पढ़ा होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं, हमारे इस कोचिंग में ही जो बच्चे पढ़ते हैं, वो फर्स्ट ईयर के अंदर, इवन मैट्रिक के अंदर ही वो क्रिएटिव राइटर हो जाते हैं। मैट्रिक के अंदर भी हम मज़मून उनको नहीं पढ़ाते। इस साल भी मैंने पढ़ाया तो बच्चों को मैंने मज़मून बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया, बल्कि बच्चों ने मज़मून जो है वो ख़ुद अपनी तरफ से लिखा। उनको जो भी टॉपिक दे दिया जाए, जो भी मौजू उन्हें दे दिया जाए, उन्वान दे दिया जाए, वो उस उन्वान पर ख़ुद लिख सकते हैं। उनको लिखने का तरीका सिर्फ मैंने उनको सिखाया। तो यहाँ पर आपके साथ भी ऐसा होगा। पहले लेक्चर के अंदर 2-3 लेक्चर जो हमारे मज़मून के हवाले से होंगे, उसमें मैं पहले लेक्चर के अंदर आपको टेक्निक्स बता दूंगा, आपको मैं मज़मून लिखने का तरीका बता दूंगा, मज़मून की अक़साम बता दूंगा, उसके हिस्से बता दूंगा। फिर उसके बाद आप ख़ुद मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। और ये जब हमारे टेस्ट हुआ करेंगे या एग्ज़ाम हुआ करेंगे, किसी भी तरीके से हमारे एग्ज़ाम होंगे, कुछ भी होगा, तो मैं ये चाहूँगा कि आपके पास नोट्स मौजूद हैं, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स मौजूद हैं। तो ये जितने हमारे पास सवाल हैं, ये जितनी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को आप खुद से लिखने की कोशिश करें, अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें, ताकि आपको भी लिखने का तरीका आए और मुझे भी पता चले कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और आपको इसको कितना गेन कर रहे हैं और किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, या आपकी कहाँ कहाँ कमज़ोरी है जिसको हमें बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस लेवल।